हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैरियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन हिस्ट्री का नया लेक्चर। तो इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th सेंचुरी बीसी के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो वैदिक एज है। तो ये दो टॉपिक हम हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। अगर इनके लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर के आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और हमारे इसके साथ साथ जो हिस्ट्री के साथ साथ जो पॉलिटी है और स्ट्रैटेजी के हैं। तो स्ट्रैटेजी के हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं और पॉलिटी के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो उनका लिंक भी मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको क्या कुछ उसमें कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए हैं, क्या कुछ आपको अगर आपको पैटर्न चेंज चाहिए भी कुछ इसमें हिस्ट्री में, पॉलिटी में, स्ट्रेटेजी के में, और या फिर कोई टॉपिक आपका छूट जाता है बीच में तो आप उसको कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा 6th सेंचुरी बीसी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने जो वैदिक एज था, वैदिक एज में हमने बताया था कि जो वेद पुराण लिखे गए थे, वेद क्या क्या लिखे गए थे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेद लिखे गए थे। तो इनमें क्या था कि वहां पे केस्ट सिस्टम एक तरह से डेवलप हो चुका था उस टाइम पे। तो कौन से 4 वर्ण आ चुके थे? 4 वर्णाज डेवलप्ड। कौन से डेवलप हुए थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसके साथ साथ जो मतलब आयरन की खोज हमने बता दिया कि आयरन की खोज हो गई थी। तो आयरन की खोज होने से, लोहे की खोज होने से हथियार वगैरह ज्यादा बनने लगे, जिससे कि क्या है जो मतलब लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी। जो साम्राज्य है सभी ये जो राजा महाराजा उस टाइम पे जो क्या थे, जो क्लैंस थे, छोटे छोटे क्लैंस थे उस टाइम पर। क्लैंस क्या बताया था मैंने? कबीले। तो क्या है अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाने की सोचने लगे और इस तरह से लड़ाइयाँ होने लगी। तो इस तरह से जो 6th सेंचुरी बीसी आ गई थी जब, तो 6th सेंचुरी बीसी आते आते 6ठी शताब्दी जो आई थी उसके आते आते क्या था, 2 टाइप की जो प्रॉब्लम्स वहां पे जो 2 टाइप की क्या है नया उभर कर आने लगा। पहली चीज क्या है उभर का आई? पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो पहला तो पॉलिटिकल अनरेस्ट यानी कि राजनीतिक उठापटक। अनरेस्ट का मतलब क्या है? वहां पे भी रेस्ट नहीं था, कुछ ना कुछ गतिविधियां चल ही रही थी, उठापटक चल रही थी कि भी एक राजा आया, दूसरा राजा ने उसको हटा दिया, फिर उसको तीसरे राजा ने हटा दिया। तो इस तरह से पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। और दूसरा क्या हुआ था? रिलीजियस रिवोल्यूशन, यानी कि जो धर्म के नाम धार्मिक क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, वहां पे आंदोलन हुआ इस तरह से। तो ये 2 चीजें क्या है उभर कर आने लगी। इसके बारे में अभी यहाँ जब पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल अनरेस्ट कैसे हुआ, रिलीजियस रिवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, बाकी नोट करने का कुछ है नहीं इसमें। जो मेन पॉइंट अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है नोट करने का, तो वो नोट कर लीजिएगा। तब तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको शेयर कर दीजिए ताकि जब सभी बच्चे क्या है जो हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम का बैच है उसको ज्वाइन कर सके और दिल्ली पुलिस की तैयारी अपनी शुरू कर सके। तो पहला क्या आ गया? पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो राजनीतिक उठापटक क्या आ गई? शुरू हो चुकी थी। कैसे शुरू हो चुकी थी? मैंने बताया लोहे का आविष्कार हो गया था जिससे ज्यादा से ज्यादा हथियार बनने लगे और आपस में लड़ाइयां ज्यादा होने लगी। तो इस टाइम पर क्या था? 16 क्लैंस थे, कबीले जो उभर कर आए। 16 महाजनपद कहा, जिनको महाजनपद कहा गया। महाजनपद।
तो ये 16 महाजनपद उभर कर आए थे। इनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट निकल कर आए, इनमें आपस में क्या हुई, लड़ाइयां हुई, आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। और क्या है, क्या क्योंकि जो सुप्रीमेसी की लड़ाई होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इसमें सबसे बड़ा उभर कर कौन आया, मगध। जो 16 क्या थे, कबीले थे, 16 जो क्या थे, महाजनपद थे, उनमें से एक निकल कर आया था जिसका नाम था मगध। और मगध क्या है, मगध का एम्पायर कहां तक था, मगध किंगडम का एम्पायर मेनली ये नॉर्थ इंडिया में था। नॉर्थ इंडिया में क्या था, इसका सेंटर था। और कुछ इसमें क्या थे, कुछ जो जो दो तीन, हम तीन पढ़ने वाले हैं, जो क्या थे, इसके यहाँ के मेन एम्पायर थे, मेन डायनेस्टीज थी, वंश। तो जो वंश था, जो मेन वंश थे, कौन से थे, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, मगध एम्पायर के बारे में। तो मगध एम्पायर का कहाँ तक फैला था, नॉर्थ इंडिया में इसका ये जो था फैला था। और इसने क्या है, दूसरे जो कबीले थे, और 15 जो और कबीले थे, उनको पछाड़ करके क्या है, यहाँ पर के उभर कर आए थे मगध में, मगध एम्पायर था जो। और उसने पूरे देश को क्या है, अपने कब्जे में ले लिया था, पूरे देश में उसका क्या था, साम्राज्य था। तो ये था हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी जो तीन अभी मेन क्या है, जो वंश आए थे, डायनेस्टीज आई थी। कौन सी डायनेस्टीज आई थी, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहली थी हरिंका डायनेस्टी, यानी कि हरिंका वंश। दूसरा था शिशुनाग डायनेस्टी। तो दो, एक था हरिंका डायनेस्टी, दूसरा था शिशुनाग डायनेस्टी, और तीसरा हमारा कौन सा था, तीसरा था हमारा नंदा डायनेस्टी। तो ये तीनों ही डायनेस्टीज क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट थी। नंद वंश, शिशुनाग वंश, और एक हमारा क्या था, हरिंका वंश। तो ये सभी आज हम पढ़ने वाले हैं तीनों। और इसके बाद हम जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, इसके साथ साथ जो सेकंड क्या था पार्ट हमारा, जो रिलीजियस रिवॉल्यूशन, उसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम बुद्धिज्म पढ़ने वाले हैं, तो बुद्धिज्म आज हो जाएगा हमारा, कल हम जैनिज्म फिर इसके ऊपर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कि मगध एम्पायर में जो तीन मेन डायनेस्टीज थी, कौन सी थी, वो थी हरिंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। और ये क्या था, नॉर्थ इंडिया में जो क्या है मेनली ये जो डायनेस्टी थी, और ये जो मगध एम्पायर था वो फैला हुआ था। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो पहला देख लेते हैं, हरियंक डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या थी, हरियंक वंश। तो इसमें क्या थे मेन जो रूलर्स, कौन से थे, पहला था बिंबिसार, दूसरा था अजातशत्रु, और तीसरा कौन सा था, उदाइन। तो ये तीन यहाँ के मेन जो रूलर थे, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर माने जाते थे इस टाइम पे हरियंक डायनेस्टी में। और इनकी इसमें जो कैपिटल थी, यहाँ पे कैपिटल की कहाँ थी, कैपिटल वाज एस्टेब्लिश्ड एट राजगीर, बिहार में, अभी बिहार में है ये राजगीर जगह। तो यहाँ राजगीर को क्या बनाया था इन्होंने, अपनी कैपिटल बनाया था। जो हरियंक डायनेस्टी थी उसने अपने कैपिटल कहाँ बनाया था, राजगीर बिहार में बनाया था। इसके टाइम पे क्या हुआ था, एक मेन इंसिडेंट हुआ था, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी। वो 483 बीसी में, जैसे ही वो महात्मा बुद्ध की डेथ होती है तो 483 बीसी में ये हेल्ड की जाती है, कहाँ पे, राजगीर में। और कौन हेल्ड करवाया उस टाइम पे, कौन था राजा, उस टाइम पे राजा था हमारा अजातशत्रु।
तो अजातशत्रु के टाइम पे क्या था, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 483 में राजगीर में हेल्ड की गई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हरियंग डेंसिटी के, यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब तक सेकंड पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। जो सेकंड हमारी डेंसिटी थी वो कौन सी थी, शिशुनाग डायनेस्टी। इसके मेन रूलर्स कौन से थे, मेन रूलर्स थे इसके एक तो था शिशुनाग, जिसके नाम पर ये डायनेस्टी का नाम पड़ा था, और सेकंड था हमारा काल अशोक। ये अशोका नहीं है, ये काल अशोका है। अशोका इसके बहुत बाद आया था, इसके बाद दूसरी डायनेस्टी आएगी, और उसके काफी बाद क्या है, जो अशोका वाली डायनेस्टी है चंद्रगुप्त मौर्य वाली, वो आएगी। तो ये था सेकंड पॉइंट, क्या है इसका, जो कैपिटल है, कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम राजगीर टू वैशाली, यानी नई कैपिटल कौन सी बना दी गई थी, वैशाली। तो सेकंड पॉइंट क्या था, हमारा कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी, इन्होंने राजगीर से वैशाली शिफ्ट कर दी थी। मेन रूलर्स कौन से थे, शिशुनाग, जिसके नाम पर डायनेस्टी का नाम पड़ा था, और जो हमारा सेकंड था काल अशोका। इसमें थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो हेल्ड की गई थी 383 बीसी में, बिल्कुल एग्जैक्ट 100 साल के बाद। कहाँ पे, वैशाली में। और इस किसके टाइम पे की थी ये, जो काल अशोक का था, काल अशोका के राजा, उसने क्या किया था, इसको होस्ट किया था, जो हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी 383 बीसी में वैशाली में हुई थी, और काल अशोका ने इसको होस्ट किया था। तो थर्ड डायनेस्टी के ऊपर आ जाते हैं। अभी थर्ड डायनेस्टी हमारी कौन सी है, नंदा डायनेस्टी। तो थर्ड डायनेस्टी हमारी है नंदा डायनेस्टी। तो इसके मेन रूलर्स कौन से थे, मेन रूलर्स थे महा पद्मानंदा और धनानंद। तो महापद्मानंद और धनानंद, ये क्या थे, हमारे दो मेन रूलर्स थे। जो नंदा डायनेस्टी है उसके मेन रूलर्स थे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जो अलेक्जेंडर था, क्या कहते हैं इसको, सिकंदर भी कहते हैं। तो सिकंदर आया था 326 बीसी में। इसने क्या किया था 326 बीसी में, इसने इंडिया पर इन्वेड करने की कोशिश की थी, इन्वेडेड इंडिया। लेकिन जो इसका जो हमला था, इसका जो क्या था भाई, ये इंडिया को जीतना चाहता था, वो इसका असफल रहा था, क्योंकि जो नंदा उस टाइम पे क्या है, जो रिवर थी एक वहां पे, तो उसको जो उसके सिपाही है उसने पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके दिमाग में डर था कि यहाँ पे क्या है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, राजा रहते हैं, और हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। और वैसे भी काफी टाइम से वो क्या है, लड़ रहे थे, और वो थक चुके थे बिल्कुल, तकरीबन 9-10 महीने से वो लगातार लड़ रहे थे, और युद्ध में क्या है, इसलिए वो थक गए थे, और इन्होंने आगे जाने से मना कर दिया इसके जो अलेक्जेंडर के सैनिक हैं, और वहां से वो क्या है, अलेक्जेंडर अपना वापस चला गया था। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। इसमें अलेक्जेंडर कब आया था, 326 बीसी में इन्वेडेड इंडिया। इसमें किसके टाइम पे आया था, ये धनानंद के टाइम पे आया था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है।
उसने धनानंद को हरा करके क्या है अपना जो राज्य है वो एस्टेब्लिश कर लिया, और इससे क्या हुआ, जो मौर्यन एम्पायर है, यानी मौर्यन साम्राज्य की क्या है स्थापना हुई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी हेल्प किसने की थी, कौटिल्य ने। इसका दूसरा नाम क्या था, चाणक्य। तो ये एक पंडित था और इसने क्या कर दी थी, बेइज्जती कर दी थी, किसने, धनानंद ने। इसलिए इसने इस बदला लिया था कि तेरा एम्पायर मैं उखाड़ कर भी रहूंगा। और फिर इसने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया एक नए राजा के तौर पर, और उसने फिर क्या है जो अपना मौर्यन एम्पायर है वो एस्टेब्लिश किया था। तो कौटिल्य की हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से क्या किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर है वो एस्टेब्लिश कराया था और नंदा डायनेस्टी का क्या है खात्मा किया था। तो ये था हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट था कि भी कैसे कैसे उठापटक हुई। जो राजनीतिक तौर पर पहले क्या आए, पहले हरियंक आए, फिर उसके बाद जो शिशुनाग आई, और उसके बाद नंदा डायनेस्टी, और उसके बाद लास्ट में कौन सी आई, जो हमारी मौर्यन डायनेस्टी है। मौर्यन डायनेस्टी क्या है, मौर्यन एम्पायर है, वो काफी उभर कर आया और उसके बाद क्या है काफी सालों तक वो चला वहां पे। तो चलिए इसके बारे में देख लेंगे। फिर अभी सेकंड जो हमारा पॉइंट है रिलीजियस रिवॉल्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी है रिलीजियस रिवॉल्यूशन, यानी कि जो धार्मिक परिवर्तन आया, धार्मिक क्या है आंदोलन एक तरह से उभर कर आया। वो कैसे उभर कर आया, जो 6th सेंचुरी बीसी थी हमारी, उसमें मैंने जैसे पहले भी बताया है काफी जो केस्ट सिस्टम है वो काफी बढ़ गया था। जो जाति वाला है, क्या है जाति सिस्टम है, जातिगत सिस्टम है, वो काफी बढ़ गया था। उससे क्या है जो हायर तबके के लोग थे, हायर केस्ट पीपल थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, नो प्रॉब्लम। वो अपनी जो सेफ है डिग्निफाइड लाइफ है, सेफ यानी सुरक्षित, और डिग्निफाइड यानी कि क्या है इज्जत के साथ जो अपनी जिंदगी है वो व्यतीत कर रहे थे, और क्या है पूरी इज्जत के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, और उतनी उनकी सेफ और डिग्निफाइड लाइफ नहीं थी। और उनको क्या है जो सोशल है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स काफी उनको सामना करना पड़ रहा था। तो सामना करना पड़ रहा था सोशल और इकोनॉमिकल। सोशल कैसे हो गया कि भी उनको क्या है जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको इतनी इज्जत नहीं मिल रही थी, और उनको क्या है हर तरफ से क्या है वहां से हर तरह से भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन उनको सामना करना पड़ रहा था। और इकोनॉमिक कैसे हो गई कि भी गरीब थे तो उनको पास खाने के रहने के लिए क्या है इतने पर्याप्त साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, और उनका वेपन क्या है काफी सारे उनको प्रॉब्लम्स उसमें फेस करनी पड़ रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्या है उस टाइम पे नए धर्म, न्यू रिलीजन्स वर एमर्जिंग, यानी नए नए जो धर्म है वो उभर कर आ रहे थे। कैसे, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, और भी काफी सारे धर्म थे उस टाइम पे जो क्या करके आ रहे थे, जो उभर कर आ रहे थे। तो इसमें इसकी वजह से क्या है उनको एक लगा कि भी अगर मान लो दूसरे धर्म में उनको जाने से जो यहाँ की सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है उनको वहां से छुटकारा मिलता है, और जो केस्ट सिस्टम है उससे छुटकारा मिलता है, तो वो दूसरे धर्म में क्या है ज्यादा से ज्यादा जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो वहां जाने लगे, क्योंकि उनको लगा कि वहां पर जाकर के है क्या है जो वो एक डिग्निफाइड लाइफ और जो सेफ लाइफ है वो जी सकेंगे। तो इसलिए जो रिवॉल्यूशन जो धार्मिक तौर पर क्या है ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्यूशन होने लगे, और जो लोअर कास्ट के पीपल है वो क्या जाने लगे, दूसरे जो नए नए धर्म है उनमें जाने लगे। कोई बुद्धिज्म में जाने लगा, कोई जैनिज्म में जाने लगा। तो इस तरह से जो धार्मिक परिवर्तन काफी सारे वहां पे उस टाइम पर होने लगे थे, क्योंकि जो अभी जो प्रेजेंट सिस्टम था वहां पे जो धर्म का सिस्टम था उसमें क्या था, जो कास्ट में बढ़ा हुआ था, छोटे लोअर कास्ट और हायर कास्ट में बटा हुआ था, जिससे जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ भाग रहे थे, जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और नए नए धर्म है वहां पर भाग रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा कास्ट का सिस्टम नहीं था और कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं था। जो भी कहीं से भी आया हो कोई भी व्यक्ति उसके बराबर का अधिकार वहां पे था, और बराबर क्या है उनको छूटें मिली हुई थी, कहीं भी उसको जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका सामना नहीं करना पड़ रहा था नए रिलीजन्स में। तो ये था हमारा रिलीजियस रिवॉल्यूशन। अभी धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बुद्धिज्म में क्या कुछ है, किसने क्या डेवलप किया और किसने स्टार्ट किया, उसके बारे में पूरी हम डिटेल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बनाना है नोट बना लीजिए।
तो बुद्धिज्म किसने स्टार्ट किया था? सिद्धार्थ। इसको सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं, क्योंकि इनकी मां का नाम क्या था? गौतम ही था। तो सिद्धार्थ क्या है? जो कि एक संख्या डायनेस्टी है, उसमें लुम्बिनी एक जगह थी कपिलावस्तु के साथ में आसपास। तो लुम्बिनी के में कहा हुआ था इसका जन्म? जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और इसका जन्म हुआ, इसका जो जीवन काल था वो था 563 बीसी से लेकर के 483 बीसी। तो तकरीबन 80 साल की इनकी उम्र रही थी, और 80 साल तक क्या है ये जीवित रहे थे। उस टाइम पे जो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने क्या है, जो 29 की उम्र में इन्होंने अपना जो घर है लेफ्ट द होम, अपना घर छोड़ दिया, और 35 साल की उम्र में इनको कहाँ पे? बोध गया। बोध गया क्या है? अभी जो बिहार में जगह है उसका नाम बोध गया, प्रेजेंट में बोध गया है। उस टाइम पर कुछ और नाम होता था, उस टाइम पर सिर्फ गया होता था। तो बोध गया जगह है, वहां पे उन्होंने क्या है, एक बनीन का पेड़ था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने क्या है, वहां पे क्या है, एनलाइटमेंट प्राप्त की थी। जो क्या है, अपनी जो एनलाइटनमेंट है, ज्ञान है अपना, वो प्राप्त किया था, एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट मिलने के बाद उनको क्या नाम दे दिया गया था? बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन। भाई जिसको क्या है ज्ञान मिल चुका हो उसको क्या कहते थे उस टाइम पे? वहां पर वे बुद्धा कहते थे। इसलिए उसको जो सिद्धार्थ गौतम है उनको बुद्धा की उपाधि दे दी गई थी, और इसीलिए उसका धर्म का नाम क्या बन गया? बुद्धिज्म हमारा धर्म का नाम बन गया था। तो ये बोध गया क्या है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है। लुम्बिनी काफी इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जगह को नाम ले याद कर लीजिए। संख्या डायनेस्टी उस टाइम पर क्या थी? वहां पे संख्या डायनेस्टी का राज था, और उसमें एक छोटे से शहर में, छोटे से गाँव में कपिलावस्तु एक जगह थी, कपिलावस्तु। उसके पास एक लुम्बिनी गार्डन के नाम से क्या थी? जगह थी, जिसमें कहा है, कौन सा राजा था? सिद्धार्थ क्या था? वहां का प्रिंस था। तो प्रिंस ने क्या कर दिया? 29 की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। और क्या, क्योंकि उसने क्या देख लिया था? तो उसने 3 चीजें मेनली देख ली थी। उसने कभी भी दुख नहीं देखा था घर पे, क्योंकि उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। इस तरह से रखा जाता था कि उसको सामने कोई भी दुख ना आए। तो उसने क्या है, एक मृत व्यक्ति को देख लिया था, डेड मैन, इल मैन, ओल्ड मैन। तो इस तरह से जो 3-4 व्यक्ति हैं उन्होंने उनको देख लिया कि भाई क्या है, संसार में कितना सारा दुख है। इससे फिर वो आहत हो गए, और उन्होंने क्या है, वहां घर छोड़ के, और भी जो एनलाइटनमेंट है यानी ज्ञान की जो खोज में वो निकल चुके थे। तो चलिए अभी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं तब तक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। अभी इसके में आगे क्या है, क्या कुछ हुआ बुद्धिज्म में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, जो 935 की उम्र में क्या हो गया था, उनको जो ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने फर्स्ट सरमन अपना दिया। फर्स्ट सरमन यानी कि अपना जो पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ काफी इंपॉर्टेंट जगह है। सारनाथ में बाद में जो अशोका है, अशोका ने क्या है, पिलर बनवाए थे बुद्धिज्म के मार्क करने के लिए, और इसलिए क्या है, सारनाथ के जो पिलर्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ में फर्स्ट सरमन किसने दिया था? जो बुद्धिज्म है, बुद्धा ने, सिद्धार्थ ने फर्स्ट सरमन दिया था यहाँ पे। और उन्होंने वहां पे 4 जो अपने जो अनुयायी थे, अपने जो शिष्य थे, फॉलोवर्स थे, उनको बताया था कि जीवन के 4 ट्रुथ हैं, 4 ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। कौन से वो 4 ट्रुथ्स अभी बताता हूं मैं, लेकिन अभी एक बार पॉइंट याद कर लीजिए। जो हमारा फर्स्ट सरमन था उसको बुद्धिज्म में क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग
ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ, यानी धर्म के चक्कर का परिवर्तन, यानी धर्म का चक्कर घूमना, उसको क्या कहते हैं? जो हमारे उन्होंने पहला जो सरमन दिया था उससे क्या हो गया? जो धर्म है, धर्म का चक्कर, धर्म का पहिया क्या है, घूमने लग गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। तो 4 ट्रूथ ऑफ लाइफ क्या थे? पहला ट्रूथ ऑफ द लाइफ क्या है? द लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, यानी जीवन क्या है? दुखों से भरा हुआ है। ये उनका पहला ट्रूथ था। सेकंड, द डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ सोरो, यानी उन्होंने बता दिया कि धर्म जो दुख है वो क्या है? वो लाइफ क्या है? दुखों से भरी हुई है। और दुख का कारण क्या है? डिजायर, यानी हमारी इच्छा। हम क्या क्या कुछ इच्छा रखते हैं, हमारी जो लालसा है, इच्छा है, वही क्या है? हमारे दुखों का मेन कारण है। और इसका दुखों का मेन कारण है, इसके बारे में अभी देख लेते। 2 पॉइंट और बच गए हैं, यहाँ पे नीचे आपको समझ नहीं आएगा, मैं ऊपर लिख रहता हूँ। इसके 2 और ट्रुथ क्या थे, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो 2 पॉइंट उन्होंने बता दिया कि दुखों का मेन कारण क्या है? दुखों का मेन कारण है डिजायर, हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमारे दुखों का कारण है। तीसरी क्या है? द डिजायर इफ कंकर्ड, यानी जो इच्छा है अगर उसके ऊपर काबू कर लिया जाए, कंकर्ड का मतलब हो गया काबू। अगर इच्छा को हम काबू कर लें तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो सोरो, यानी हमें सोरो से, यानी दुख से भी क्या मिल जाएगी? छुट्टी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम क्या कर लें? जो हमारी इच्छा है, इच्छाओं पर काबू कर लें, इंद्रियों पर हमारा काबू हो जाए। और इच्छाओं पर कैसे काबू होगा? फॉर कंकरिंग द डिजायर्स, he told to follow the 8-fold path। 8-fold पाथ का मतलब क्या हो गया? 8 उन्होंने रूल बताए थे, 8 उन्होंने ट्रिक्स बताई थी कि इस तरह से आप हम इनको फॉलो करोगे, 8 जो रूल्स है, तो आप जो क्या है डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजायर्स के ऊपर अपनी जो काबू है वो ला सकते हैं, और डिजायर्स को जो हमारी जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो 8-fold पाथ क्या था? 8-fold क्या क्या थे? 8 रूल्स क्या क्या थे? उसके बारे में बताते हैं। यहाँ तक क्या है आप नोट कर लीजिए। एट फोल्ड पाथ में क्या है? 8 फोल्ड, 8 रूल। फोल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? रूल्स। तो कौन से 8 फोल्ड रूल्स? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, और राइट थॉट, राइट एक्शन,
राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन। तो ये 8 क्या है, इन्होंने जो फोल्ड है वो बताए थे कि इनको आप फॉलो कीजिए, आपके डिजायर्स के ऊपर क्या हो जाएगा, काबू हो जाएगा, और आपके जो दुख हैं, सोरो हैं, उनके ऊपर भी काबू हो जाएगा। तो ये 8 फोल्ड पाथ किसने बताया था, बुद्धिज्म में बुद्धा ने, जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने बताया था। तो क्या कहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही आपको क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि भी क्या सही है क्या गलत है, इस चीज की समझ आपको होनी चाहिए। राइट स्पीच, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो इसके बारे में भी आपको क्या है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्या बोलना है, क्या सोचना है। तो इस तरह से क्या है, स्पीच में क्या, जो आपकी स्पीच है, आप कैसे बोल रहे हो, वो आपकी सही होनी चाहिए। राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड यानी सही तरह से आपको है क्या है, जीवन व्यापन करना है। तो सही तरह से जीवन यापन करना है यानी कि क्या है, ना तो ज्यादा इच्छाएं रखनी है और ना ही क्या है, बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपके पास ना खाने का है ना रहने का है। आपके पास खाने के लिए होना चाहिए पर्याप्त, लेकिन इतना ही, सिर्फ जितना आपकी जरूरतें पूरी हो सकें। राइट माइंडफुलनेस यानी दिमाग में क्या है, पूरी फुर्ती होनी चाहिए, और क्या है, पूरा आपको पास दिमाग में क्या है, सभी चीज़ों के ऊपर भी ज्ञान होना चाहिए आपको, हर चीज़ का कैसे क्या काम करती है, और कैसे आपको क्या है उसके ऊपर भी आपको सोचना है, विचार करना है, इस तरह से। तो राइट थॉट के अंदर क्या आ गया, सही विचार, आपके दिमाग में सही विचार आने चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। राइट एक्शन, आपके जो काम है वो सभी सही होने चाहिए, जो काम है आपके एक्शंस हैं वो क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए। राइट एफर्ट, आप जो किसी भी काम को करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, जो प्रयास लगा रहे हैं वो सही होना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ आपको जो प्रयास है वो लगाना है। और राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन के साथ आपको क्या है, काम करना है, पूरी आपके पास क्या होनी चाहिए, उसमें पूरी तरह से आपके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाओ तो पूरे अच्छे से ध्यान लगाओ, और वरना मत लगाओ। तो ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका कांस्टेबल का बैच है उसमें भी आपको अगर पढ़ना है तो पूरी आपके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सही कंसंट्रेशन के साथ पूरी जब 1 घंटा पढ़ो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और जो एफर्ट आपके तैयारी करने के एफर्ट है वो काफ़ी अच्छे से होने चाहिए। आपके एक्शन लेना चाहिए, आपको थॉट लेना चाहिए, आपका माइंडफुलनेस होना चाहिए, और स्पीच अंडरस्टैंडिंग। तो ये सभी आपको भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका जो 8 फोल्ड पाथ है वो अगर आप इसको फॉलो करेंगे कि भी राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट के साथ राइट एक्शंस और थॉट लेंगे, तो इस तरह से क्या है, आपका जो क्या है, जो दिल्ली पुलिस है उसको कांस्टेबल को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप बात आप फॉलो कीजिए, आपको भी क्या है, इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। ये था राइट, जो 8 फोल्ड पाथ है उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी देख लेता हूं कुछ पॉइंट बच गया है तो। बुद्धिज्म वाज कंप्लीटली अगेंस्ट केस्ट सिस्टम। ये धर्म इसलिए उभर कर आया था क्योंकि ये जो धर्म, जो एक तरह से जातिगत तो वहां पे क्या सिस्टम चला हुआ था, उसको कंप्लीटली अगेंस्ट था बुद्धिज्म, इसलिए वो नया धर्म उभर कर आया था। और लोगों को क्या है, वहां पे अगर आओगे तो आपका कोई केस्ट सिस्टम नहीं होगा, सभी को बराबर क्या है, बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। तो ये बुद्धिज्म में था। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बुद्धा की डेथ हो गई थी कुशीनगर में, कब, 483 बीसी में। तो कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये क्या थी, जो मल्ला महाजनपद है, तो एक महाजनपद था 16 जनपद में से, उसमें क्या है, उसकी कैपिटल थी ये। तो पूछ लेते हैं कुशीनगर कहाँ की कैपिटल थी, मल्ला जो महाजनपद है उसकी कैपिटल थी। तो इसमें क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी 483 बीसी में। इसकी डेथ के बाद क्या हुई थी, इनकी डेथ के बाद जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, वर हेल्ड
आफ्टर हिज डेथ। तो 4 जो काउंसिल है, बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो क्या है वहां पे बिठाई गई थी, गठन हुआ था उनका। तो उनकी डेथ के बाद तो उनके बारे में देख लेते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सी थी, किसने क्या कुछ उसमें लिखा, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था और क्या क्या फैसले वहाँ पे काउंसिल्स में लिए गए थे, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार इनको लिख देता हूँ सभी को, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पिछले उसका पॉइंट का। मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उनकी डेथ के तुरंत बाद, उसी साल में हुई थी 483 बीसी में। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगीर में। मैंने पहले बताया है इसको बारे में, अभी पिछले जो पॉइंट में बताया था शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, तो उसमें बताया था कौन से राजा के टाइम पे हुई थी ये, अजात शत्रु। तो इनके कार्यकाल में हुई थी। उस टाइम पर क्या थे, इन्होंने हेल्ड करवाई थी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी फर्स्ट। और ये क्या है, महाकस्सा महाकसप्पा, कटप्पा से आप याद रख सकते हैं महाकसप्पा। तो कटप्पा महाकसप्पा के क्या है, जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे काउंसिल के, ये क्या थे, जो काउंसिल होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन थे उस टाइम पे, जो बुद्धिस्ट होते मोंक होते हैं हाईएस्ट, तो वो क्या करते थे, वो उसको काउंसिल के प्रेसिडेंट होते थे, वहाँ पे जो हेड काउंसिल हेल्ड की जाती थी। इसके फीचर्स क्या क्या थे, इसमें 2 जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, इनके जो ग्रंथ लिटरेसी वर्क्स हैं, 2 इम्पोर्टेंट लिटरेसी वर्क्स पब्लिश्ड। तो जो 2 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे उस टाइम पे, तो कौन से थे? एक था हमारा सुत्त पिटका, और दूसरा हमारा क्या था, विनय पिटका। तो ये 2 क्या है ग्रंथ, इनके जो लिटरेसी है, लिटरेसी वर्क्स है, वो पब्लिश किए गए थे। जो सुत्त पिटका है वो क्या है, लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है। तो लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में कहाँ लिखा गया है, सुत्त पिटका में लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में लिखा गया है। और जो दूसरा है विनय पिटका है, इसमें क्या है, डिसिप्लिन वगैरह कैसे रखना चाहिए आपको, डिसिप्लिन के बारे में लिखा गया है। कहाँ पे, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट कौन सा डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, वो लिखा गया है हमारा विनय पिटका में। और सुत्त पिटका कहाँ पे है, लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में उनको बताया गया है। सेकंड जो हमारी काउंसिल हुई थी, सेकंड काउंसिल हुई थी हमारी 383 बीसी में, काल अशोका के टाइम पे हुई थी। और कहाँ हुई थी ये, वैशाली में हुई थी। तो वैशाली में हुई थी और काल अशोका के टाइम पे यहाँ पे हुई थी। जो सभाकामी हैं वो क्या थे इस टाइम पे, इसके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल बने थे, सभाकामी यहाँ पे बने थे। और इसमें क्या हुआ था, मेन इसमें क्या हेल्ड हुआ था, तो इसमें कोई मेन पॉइंट नहीं है इतना भी, इसमें सिर्फ क्या है, ये हेल्ड की गई थी और इसके बारे में कुछ और नहीं है। इसमें मेन पॉइंट इतना कुछ हुआ था बस, ये जो है ये भी 483 में हुई थी, तो हम भी करवा देते हैं 383 बीसी में। तो थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट हमारी हुई थी, थर्ड हुई थी हमारी जो 250 बीसी में। कहाँ पे हुई है, पाटलिपुत्रा में। आज का जो पटना है उसी को क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड वाली पॉइंट, क्योंकि ये किसने करवाई थी, ये अशोका ने हेल्ड करवाई थी। जो बुद्धिस्ट काउंसिल है थर्ड, वो अशोका ने हेल्ड करवाई थी। और मोगलीपुत्र तिस्सा इसके क्या थे, हेड थे, बुद्धिज्म काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। अभी इसमें क्या हुआ था, एक और इंपॉर्टेंट इसमें लिटरेसी वर्क क्या हुआ था, हेल्ड किया गया था। उसका नाम क्या था, अभी धम्म पिटका। अभिधम्म पिटका। तो वहां पे उस टाइम पे धर्म को क्या कहते थे, धम्म कहते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अभिधम्म पिटका। ये अशोका ने क्या है वहां पे हेल्ड करवाई थी। और वहां पे जो अभिधम्म पिटका है वो डाला गया था, जिसमें क्या है, जो नॉलेज के बियॉन्ड नॉलेज क्या है, कंसेप्ट्स हैं।
भाई बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में किया गया था, भाई रूल्स वगैरह कैसे कैसे फॉलो करने हैं, तो कुछ रूल्स वगैरह ऐड किए गए थे। उसमें कहाँ ऐड किए गए थे, अभिधम पिताका में, जो क्या है, जो कहाँ पे अशोका ने हेल्ड करवाई थी, पाटलिपुत्रा में। और मोगलीपुत्र तीसरा क्या थे, वहाँ पे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उसके क्या थे, काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे लास्ट का लिख लेता हूँ, एक बार इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आज का भी लास्ट देख लेते हैं। फोर्थ काउंसिल हमारी कब हेल्ड हुई थी? फोर्थ काउंसिल हमारी हुई थी 1st सेंचुरी एडी में, यानी पहली शताब्दी, यानी जो नया साल हमारा एडी है, जीसस के जन्म के बाद का ये काल है, उस टाइम पर ये क्या हुई थी, ये हुई थी कुंडलावाना में। और राजा कौन थे उस टाइम पर? राजा थे कनिष्क। कुंडलाकाना ये क्या है, कश्मीर में एक जगह है। तो यहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, लास्ट की बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो हेल्ड की गई थी। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे काउंसिल के? वासुमित्रा। वासुमित्रा क्या कहते हैं यहाँ के बुद्धिस्ट काउंसिल के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। और ये क्या है, इसमें दो एक तरह से धर्म है वो उभर कर आए थे। दो धर्मों में क्या हो गया था, ये बट गया था, दो काउंसिल, दो, एक तो हिनायान, एक महायान। ये क्या था, ये नो आइडल वर्शिप था। और इसमें क्या था, आइडल वर्शिप वाज स्टार्टेड, यानी कि यहाँ पे आइडल आएगा। आइडल का मतलब होता है मूर्ति, यानी ये क्या है, ये मूर्ति वगैरह रख करके पूजा नहीं करते थे बुद्धिस्ट बुद्ध की। लेकिन जो महायान वाले हैं वो क्या करते थे, वो उस डिसिप्लिन वाले थे, वो आइडल वाले वर्शिप करते थे। और जो बुद्धिस्ट है उनकी मूर्ति वगैरह रख करके उनकी पूजा करते थे। तो ये हमारा दो धर्मों में बट गया था। तो ये मेन पॉइंट इसका क्या था बुद्धिस्ट काउंसिल का, कि भी यहाँ पे दो धर्मों में, दो इसमें काउंसिल्स में इसको बांट दिया गया था, दो डिसिप्लिन्स में। एक था हिनायन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो बेस था, और जो दूसरा था महायान, जो आइडल वर्शिप नहीं करते थे। और महायान वाले क्या करते थे, आइडल वर्शिप करनी, मूर्ति पूजा करते थे। तो ये था हमारा जो बुद्धिज्म था, उसके बारे में आज हम पढ़ लिया। लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, इसको आज यहीं फिनिश करते हैं। जो हमारा जैनिज्म है, जैनिज्म धर्म के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त करते हैं। कल हम मिलने वाले हैं पॉलिटिकल लेक्चर के साथ, और पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा कल का, काफी अच्छे से आपको देखना होगा और बड़ा ध्यान से आप देखिए। टाइम पर आइए 9:30 बजे। और चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस का आपको मिलती रहे। हमारे जो वीडियोज़ हैं सभी से रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन छूटने ना पाए। थैंक यू वेरी मच।